वक्त आने पर संभाल लूँगा जुल्फ़ें तेरी, वक्त आने पर संभाल लूँगा जुल्फ़ें तेरी, अभी तो उलझा हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों हम बात करते हैं आज की क्लास की, यानी कि करंट अफेयर की क्लास की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा पिछली क्लास की तरह। करंट अफेयर के साथ साथ हम बात करते हैं लर्नर टॉप क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, यानी कि जिस भी पोर्शन से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो सारे हम ऐड करने का प्रयास करते हैं, वो भी कम समय में 20 से 30 मिनट के अंदर में है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करते हैं कम समय में, वो भी एक्सप्लेन के साथ, जहाँ तक हो सके तो वो एक्सप्लेन ज़रूर करते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। पिछले वीडियो की तरह आज भी यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगने वाले हैं। अब बात करते हैं आज की क्लास की पीडीएफ की। तो पिछले क्लास का वीडियो हमने एक सप्ताह में, यानी कि 1 वीक में जो है पीडीएफ जो है हम प्रोवाइड कराते हैं, और एक सप्ताह में कम से कम जो है 500 प्लस क्वेश्चन जो है हो जाते हैं, वो हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिए जाए। सप्ताह में एक दिन संडे को, आने वाले इस संडे को भी इसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी जो है संडे को हम डाल देंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। वहाँ से जाके वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन करें। इसके अलावा और कई सारे पीडीएफ मटेरियल जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। बुक्स वगैरह सब जो भी होता है ई बुक फॉर्मेट में जो है वहाँ पे जो ज्योग्राफी, साइंस, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट से वो पीडीएफ जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज की वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा और लाइक करें, शेयर करें। अब बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात करते हैं, गलती उसी से होती है जो काम करता है, गलती उसी से होती है जो काम करता है, काम ना करने वाले तो सिर्फ गलती ढूंढते हैं। तो सही बात है, जो काम करते हैं उससे गलती भी होती है और आगे की ओर बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, और दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। और जो काम नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरे की कमियां ढूंढने में रहते हैं, उसका तो बात ही अलग है, उसको कोई काम ही नहीं है, कमियां ढूंढने में रहते हैं। अब बात करें दोस्तों, अगर आपका बचपन जो है गरीबी में गुजरा हो, अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरा हो तो कोशिश यही करें कि माँ बाप का जो है बुढ़ापे गरीबी में ना गुजरे। तो चलिए हम बात करते हैं इसी के साथ, आज की मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। महादेव की नाम लेकर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की शुरुआत जो है बात करते हैं स्टैटिक जीके से, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जा सकते हैं। बीबीआई क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, कौन से 9वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत जो हम बात करते हैं 2015 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 2015 में योग दिवस मनाने का शुरुआत हुआ था, और 2023 में 9वें क्रम का, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं योग दिवस मनाने की शुरुआत जो है 2015 में हुआ था। कब? 2015 में। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो मुंगेर, बिहार में हम बात करते हैं, मुंगेर जिला है, वहाँ पे है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं भारत के बाहर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का नाम विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है जो लॉस एंजिल्स में है। यानी कि लॉस एंजिल्स में जो है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? लॉस एंजिल्स में, जिसका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद, यानी कि विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। ये आपको याद रखना है। अगर पूछ ले जो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय जो है, योग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लॉस एंजिल्स, अमेरिका में है। तो बात करते हैं करंट अफेयर की आज की। तो पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की बात करते हैं, तरंग शक्ति, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की बात करते हैं, आयोजित करेंगे। तो आयोजित कहाँ पे होगा? तो इंडियन एयरफोर्स आयोजित करेंगे अक्टूबर 2023 में। कहाँ पे? अक्टूबर 2023 में, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, कि 20 से 30 मिनट के अंदर हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। 100 क्वेश्चन लगभग कराने का प्रयास करते हैं हम हर हमेशा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस क्लास का पीडीएफ भी संडे को मिल जाएगा। जिस तरह हम जो है मोटिवेशन लाइन के साथ क्लास कराते हैं, ठीक उसी फॉर्मेट में जो आपको जो है पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम में। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अपना काम करना है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें, हौसला
पढ़ाएं कि किस तरह के कंटेंट ठीक लग रहे हैं। और बात करते हैं, अगर कोई आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि रिवीजन कराने के लिए लुसेंट का धीरे धीरे जो है निपटारा करना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज के क्वेश्चंस में हमने जो है लुसेंट का जो है क्वेश्चंस ऐड करना शुरू कर दिए हैं, तो आप भी बताएं कि किस किस टॉपिक से करने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो हम तो है ही, जहाँ से हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में छपने की प्रबल संभावना वो सारे क्वेश्चन लाते हैं। बात करते हैं भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर परवल की बात करें तो कहाँ लॉन्च हुई, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये आपको याद रखना है, 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश में आज हुआ है। ये मिनिमम हमने पिछले क्लास की वीडियो में, अगर पिछले क्लास की वीडियो नहीं कि कल वाले क्लास में हमने इसका चर्चा की है। 18 अगस्त को लॉन्च हुआ है। इसका जो है मिनिमम रेंज जो है 50 मीटर है, और वज़न है बिना उसमें जो बिना गोली लगे, यानी कि बिना छर्रे, जिसको कहते हैं छर्रे, तो वो लगे बिना इसका वज़न 700 ग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और 50 मीटर इसका जो है रेंज है, ये आपको याद रखना है। तो लॉन्च हुआ है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। अब बात करें लावारिस बैंक जमा पूंजी हेतु एक एकीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। UDGA लावारिस बैंक जमा पूंजी हेतु एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है, UDGAM, ये आपको याद रखना है। बात करें, भारत का पहला जैव विविधता एटलस वाला गांव बन गया है। भारत का पहला जैव विविधता एटलस वाला गांव की बात करें तो ये बना है मायम कौन बना है, गोवा की एक गांव है मायम, ये आपको याद रखने हैं। गोवा के भी वर्तमान में CM कौन है, तो आपको याद रखने हैं कौन है, प्रमोद सावंत है, ये आप ध्यान रखने हैं। गोवा जो है हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है। रेबीज मुक्त गोवा जो पहला राज्य बन गया है। और वहीं बात कर लेते हैं, गोवा के जो मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पारिकर इंटरनेशनल हवाई अड्डे रख दिया है। ये भी आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बन रहा है, कहाँ पे, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलोर में। कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलुरु में बन रहा है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें जेनरेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नया उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत कहाँ होगी, तो विप्रो ने किया है IIT दिल्ली के साथ। किसने, विप्रो ने किया है IIT दिल्ली के साथ। क्या किया है, AI पर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नए उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत कर रहा है। कौन, विप्रो ने किया है, कर रहा है विप्रो ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर। आपको याद रखने, साउथ इंडियन बैंक के MD व CEO नियुक्त किए गए हैं। साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO की हम बात करें तो PR शेषाद्री नियुक्त किए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो प्रिया मलिक ने जीता है, ये आपको याद रखना है। जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार हो गई है, तो कहाँ पे, तो 9 अगस्त 2023 तक जो है जनधन खाते की जो है 50 करोड़ पार हो गई है जनधन खातों की संख्या, ये आपको याद रखना। कब तक में, 9 अगस्त 2023 तक में। अब बात करते हैं, खरीफ फसल की बुआई 1022 लाख हेक्टेयर के पार हो गई है 18 अगस्त 2023 तक में, कि आपको याद रखना, ये डाटा है। बात करें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर वल्लम पादुगई श्रीनिवास राघवनम अरुणाचलम का निधन हो गया है। वो कौन थे, तो 16 अगस्त 2023 को इसका निधन हो गया, ये आपको याद रखना है। DRDO के पहले पूर्व अध्यक्ष थे कौन, DRDO के पूर्व अध्यक्ष थे कौन, ये बल्लम पादुगई श्रीनिवास राघवन अरुणाचलम का निधन हो गया। ये पहले DRDO के यानी कि पूर्व महानिदेशक थे, ये आपको याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि मनाई गई है, तो 18 अगस्त को मनाई गई है, आपको याद रखना है। इसके बारे में हम पूरी विस्तार से बात करेंगे नेताजी के बारे में। तो चलिए, इससे पहले हम ललन टॉप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं ज्वालामुखी पर्वत की। ज्वालामुखी पर्वत की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी पर्वत की, तो पोपा ज्वालामुखी पर्वत की म्यांमार में है पोपा ज्वालामुखी पर्वत, जो कि मृत ज्वालामुखी है। पोपा यहाँ पे याद रख रहे हैं, पोपा कहाँ पे है, म्यांमार में, जो मृत ज्वालामुखी पर्वत है। बात करते हैं ब्रोमो की बात करते हैं, जावा द्वीप इंडोनेशिया में, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ब्रोमो इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकातोआ की बात करें तो ये भी इंडोनेशिया में, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये आपको याद रखना, प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में।
अब बात करते हैं फ्यूजियामा कहाँ पे है, बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्यूजियामा। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जापान में स्थित है फ्यूजियामा, ये आपको याद रखने हैं। होन्शु द्वीप की बात करते हैं जापान में, होन्शु द्वीप जो है जापान में जो प्रसुप्त है, जो घोंसलेदार शंकु का उदाहरण होता है। कौन है घोंसलेदार शंकु का उदाहरण, यहाँ पे देख सकते हैं। होन्शु जो है जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको याद रखने हैं। जापान जो है 4 द्वीपों वाला देश, यानी 4 द्वीप जापान में स्थित है, उस पे बसा 4 द्वीपों पर बसा ये जापान देश है, ये आपको याद रखने हैं। जापान को निप्पन का देश, सुकुमारों का देश और उगते हुए सूर्योदय का देश, यानी कि सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भारत में पूछे सबसे पहले सूर्योदय का अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में सूर्यास्त जो होता है कहाँ पे, गुजरात में होता है, ये आपको याद रखना है। वहीं देश में पूछे तो ब्रिटेन में सबसे बाद में होता है, और मतलब सूर्यास्त सबसे बाद में होता है, सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है। अब बात करते हैं मेपॉन ताल पिनाटाबू, मेपॉन ताल पिनाटाबू की बात करते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि फिलीपींस देश में स्थित है, ये आपको याद रखने हैं। ज़्यादातर फ्यूजियामा पूछे जाते हैं, और क्राकातोआ पूछे जाते हैं, और होन्शु के बारे में पूछे जाते हैं। ये तीन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप 2023 के विजेता बन गए हैं। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप 2023 के विजेता बन गए हैं मोहित कुमार, जो कि भारत के हैं मोहित कुमार, ये बन गए हैं। नौसेना के प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट विंध्यगिरि को लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। यह प्रोजेक्ट 17A जो है फ्रीगेट विंध्यागिरी जो लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब बात करते हैं मलयालम नववर्ष मलयालम नववर्ष चिंगम 1 को मनाया गया है, तो कहाँ मनाया गया, 17 अगस्त 2023 को केरल में मनाया गया है। किसको मनाया गया, नववर्ष चिंगम की बात करते हैं, मलयालम नववर्ष चिंगम 1 को मनाया गया है, कहाँ पे, केरल में। अब बात करते हैं डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू की गई है। डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण मित्र योजना की बात करते हैं, गोवा सरकार ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला CMD की बात करें तो कौन बनी है, ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस ये जो है महारत्न की 11वीं कंपनी थी, 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी पावर फाइनेंस, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में 13 महारत्न कंपनी है और 13 नवरत्न कंपनी है, दोनों बराबर हो गए, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं पेंशन भोगियों के लिए बचत बैंक खाता जीवन धारा पेश किया है। पेंशन भोगियों के लिए बचत बैंक खाता जीवन धारा की बात करें तो केनरा बैंक द्वारा पेश किया गया है, ये आपको याद रखना है, केनरा बैंक। बात करते हैं हरियाणा के नए DGP बनाए गए हैं। हरियाणा के नए DGP की बात करें तो शत्रुजीत कपूर को बनाया गया है। रियल टाइम जानकारी देने के लिए फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। रियल टाइम की जानकारी देने के लिए फ्लड वॉच ऐप को लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगला व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगला व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया गया है, तो कोलकाता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 अगस्त को शुरू किया गया है। अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़ पौधा लगाएंगे। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के CRPF ग्रुप में हम बात करते हैं 4 करोड़ पौधा लगाएंगे, कौन, अमित शाह द्वारा, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये काफ़ी जो है इंटरनेशनल संगठन की बात करें तो काफ़ी पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय की हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको 1 नंबर छपने की प्रबल संभावना, ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की स्थापना की बात करें तो 1966 में हुआ था, कहाँ पे, 1966 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ये आपको याद रखना है। यानी कि मांडलुयोंग फिलीपींस का जगह है मनीला, फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में, वहाँ पे स्थापित किया गया 1966 में। अब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की बात करें तो फिलीपींस की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल चावल अनुसंधान केंद्र भी है, ये आपको याद रखने हैं। फिलीपींस में ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी कि आसियान की बात करें तो इसमें जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है। हाल ही में पूर्वी तिमोर 11वां सदस्य देश बना है किसका, आसियान का, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ की स्थापना की बात करते हैं इसमें की मुख्यालय की बात करें ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संघ की जो है
मुख्यालय स्थित है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर हम बात करें तो यह इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO भी कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना। सबसे पुराना संगठन गिने चुने ये माने जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हम बात करें तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। बात करते हैं यूएनओ को हम बात करते हैं, कुल 6 अंग होते हैं। 6 अंगों में से सब एक अंग है जो कि नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं हम पारंपरिक चिकित्सा का पहला WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। पारंपरिक चिकित्सा का पहला WHO शिखर सम्मेलन की बात करें तो यह गांधीनगर गुजरात में 17 से 18 अगस्त को होगा, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन जो है को मंजूरी दी है, तो किसने दिया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बात करते हैं इसका नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी का नाम बात करें बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। अब बात करते हैं HE 1005 1439 नमक नए तारे की खोज किया है। तो नमक नए तारे की खोज की बात करते हैं भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं मुफ्त में इन विट्रो फर्टिलाइज़र यानी कि IVF का जो है पूर्ण रूप होता है इन विट्रो फर्टिलाइज़र की हम बात करते हैं। उपचार देने वाला पहला भारतीय राज्य की बात करें तो बना है, तो इन विट्रो फर्टिलाइज़र से उपचार देने वाला पहला भारतीय राज्य बात करते हैं गोवा बना है, जो कि सरकारी अस्पताल से शुरू किया गया, ये आपको याद रखने हैं। सरकारी अस्पताल से, गोवा के सरकारी अस्पताल से। अब बात करते हैं पेपल ने अपना नया CEO नियुक्त किया है, तो नया CEO की बात करते हैं एलेक्स क्रिस को नियुक्त किया गया है। एलेक्स क्रिस को जो है पेपल का अपना नया CEO नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं पारसी नववर्ष की हम बात करें तो मनाया जाता है 16 अगस्त को मनाया गया है। पारसी आपको याद रखना है, पारसी नववर्ष को 16 अगस्त को मनाया गया पारसी नववर्ष। अब बात करें यूथ 20 समिट 2023 का आयोजन होगा 17 से 20 अगस्त तक कर रहा है। ये कर रहा है कौन कर रहा है? तो यह कर रहा है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश में युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा? यूथ 20 समिट 2023 का आयोजन 17 से 20 अगस्त तक के बीच किया जाएगा। अब बात करते हैं G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन की बात करते हैं नई दिल्ली में किया जाएगा 16 से अगस्त से 2 सितंबर तक इसका चलेगा। इसका उद्घाटन की बात करें पाथेर पंचाली के द्वारा इसका उद्घाटन यानी कि उद्घाटन फिल्म जो होगा पाथेर पंचाली होगा, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन की। तो ललन टॉप क्वेश्चन में हम बात करें जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस बायोपिया की पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यह होता कैसे है, यह हम बात करते हैं क्या होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस धीरे धीरे चपटा होता है। क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है लेंस धीरे धीरे चपटा होता है, जिससे निकट बिंदु दूर चला जाता है। निकट बिंदु क्या होता है? दूर चला जाता है एवं दूर बिंदु पास आ जाती है। ऐसी स्थिति में निकट व दूर की वस्तु दोनों ही स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। क्या होता है? दोनों ही स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इसके निवारण हेतु उत्तल अवतल लेंस के संयोजन से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उत्तल अवतल लेंस के संयोजन से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, चश्मे का प्रयोग किया जाता है जिसे द्विफेक्सी लेंस कहते हैं, यानी द्विफेक्सी यानी कि बाइफोकल लेंस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करें द्विफेक्सी लेंस में उत्तल लेंस के नीचे की ओर पढ़ने के लिए तथा ऊपर अवतल लेंस दूर देखने हेतु लगाते हैं। क्या होता है? द्विफेक्सी लेंस में होता है उत्तल लेंस नीचे की ओर पढ़ने के लिए लगाया जाता है, नीचे की ओर पढ़ने के लिए, तथा ऊपर अवतल लेंस दूर वस्तु को दूर देखने हेतु लगाया जाता है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं भारत में बोलने वाले की संख्या के आधार पर भाषा जनगणना, यानी कि भारत में बोलने वालों की संख्या के आधार पर भाषा जनगणना की बात करें 2001 के अनुसार की हम बात करें तो भारत में हिंदी जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ये आपको याद रखने हैं।
63% लोगों के द्वारा हिंदी बोला जाता है। वही बात करते हैं बंगाली भाषा सेकेंड नंबर पर बोली जाती है, यानी कि बात करें तो 8.03% लोग जो है, यानी कि इतने लोग जो है बंगाली बोलते हैं। वही बात करते हैं मराठी की, तो तीसरे नंबर पर 6.86% जो लोग मराठी बोलते हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर मराठी है, दूसरे नंबर पर क्या है बंगला है, और पहले नंबर पर हिंदी बोली जाती है। आपको याद रखने 1 2 3 यही काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने। तेलुगु की बात करते हैं चौथे नंबर पर तेलुगु है, पाँचवें नंबर पर तमिल है, ये आपको याद रखना है। छठवें नंबर पर गुजराती है, ये सारे। और बात करते हैं सातवें नंबर पर उर्दू है, ये आपको याद रखना है। इस तरह की भाषा यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी में से पूछे जाते हैं, यानी कि पिछले रेलवे की हम बात करें मराठी तक पूछे गए थे, आपको याद रखना मराठी तक। परसेंट भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा 43.63% हिंदी बोले जाते हैं, 8.03% बंगला और 6.86% जो मराठी बोले जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सारा जो है डाटा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब बात करते हैं गैर सूचीबद्ध भाषाओं में राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा भीली या भिलोरी भाषा जो है 1.04 करोड़ की संख्या के साथ पहले नंबर पर है, ये भाषा बोली जाती है। अब बात करते हैं सबसे कम बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा की बात करें, सबसे कम बोली जाने वाली मातृभाषा संस्कृत है, जो कि 24,821 लोगों के द्वारा अपनी मातृभाषा बताया जाता है संस्कृत को, इतने लोगों के द्वारा, ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं अंग्रेजी को करीब 2.6 लाख लोगों ने अब मातृभाषा बताया है। अंग्रेजी को पहली भाषा बताने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं तो 1.06 लाख की बात करें तो लोग महाराष्ट्र में हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं मिल जाएंगे कई प्यार करने वाले, मिल जाएंगे कई प्यार करने वाले, माँ के जितना कोई करे तो बताना, माँ के जितना कोई करे तो बताना, बिल्कुल ही सही है। माँ के जितना प्यार करने वाले धरती पर कोई आज तक है ही नहीं जो जितना प्यार माँ करते हैं। बात कर लेते हैं अब अभिन्नता की हम बात कर लेते हैं। एस्टिग्मेशन की बात करें तो आपको याद रखना अभिन्नता की, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभिन्नता की जो है यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो है अभिन्नता में क्या होता है, तो नेत्र गोलक एक समान रूप से गोल ना होने के कारण, यानी कि एक समान पे जो है नेत्र गोलक जो है एक समान गोल ना होने के कारण वस्तुएं क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तलों में अथवा दोनों ही तल में विकृत दिखाई देते हैं। क्या होता है, दोनों ही तलों में, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों तलों में या अथवा दोनों ही तलों में विकृत दिखाई देते हैं। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस यानी कि सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अबिंदुकता के निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, इतना ही आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह की हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह ये आपको देखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत है अपना प्यारा भारत। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड जो है पश्चिमी घाट कहे जाते हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट कहे जाते हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं इधर जो है ईस्ट घाट कहे जाते हैं, यानी कि पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट। अब तटीय राज्यों की बात करते हैं, कुल संख्या की बात करें तो 9 हो जाते हैं। कौन कौन से, गुजरात बहुत है, गुजरात, गोवा, गुजरात यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी कि हम बात कर लेते हो 3 2 5 5 जो है पूर्वी तटों पर राज्य है, तटीय राज्य, पूर्वी तटीय राज्य 5 है। अब पश्चिमी तटीय की हम यानी कि सॉरी ये पश्चिमी तटीय राज्य होता है वेस्टर्न, यानी पश्चिमी तटीय राज्य जो है 5 है। अब पूर्वी तटीय राज्य की हम बात करते हैं तमिलनाडु हो जाता है, बात करते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। 4 जो होता है पूर्वी तटीय राज्य है और 5 पश्चिमी तटीय राज्य है, दोनों मिलाकर हम बात करें तो कुल 9 तटीय राज्य होता है, ये आपको याद रखने हैं। कभी कभी ये पूछे जाते हैं पूर्वी तटीय पर इनमें से पूर्वी तटीय बंदरगाह इनमें से कौन सा नहीं है, तो देख सकते हैं कोलकाता पूर्वी तटीय है, पारादीप है, विशाखापत्तनम है, कामराज एन्नोर बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में कामराज एन्नोर बंदरगाह चेन्नई है। और यहाँ पे बात करते हैं VO चिदम्बरनार जो है ये बंदरगाह जो पूर्वी तटीय है, तो कौन कौन से
B.O. चिदम्बरनार जो है हम बात करें तो ये पूर्वी तटीय है, चेन्नई है, एक कमराज या इंदौर बंदरगाह, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता। ये याद रखना, ये पूर्वी तटीय बंदरगाह। बाकी बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात में है, मुंबई बंदरगाह मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है। मर्म गोवा की बात करते हैं गोवा में है, न्यू मंगलुरु ये कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है। ये सारे के सारे पश्चिमी घाट का बंदरगाह ये आपको याद रखने हैं, ये सारे पूछे जाते हैं या ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो इसका जो क्या होता है, इसका जन्म की हम बात करें तो इसका जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ है ये आपको याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म की बात करें तो ये हुआ है 23 जनवरी 1897 में हुआ है, 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु की बात करें तो 18 अगस्त 1945 में हुआ है, लेकिन हवाई दुर्घटना में मौत हुआ है, इसका कोई भी अभी प्रमाणिक पता नहीं चला है। पिता का नाम जानकीनाथ बोस है, ये आपको याद रखना है, और माता का नाम प्रभावती दत्त बोस है। राष्ट्रीय गुरु की बात करें चित्तरंजन दास जो है इसके राजनीतिक गुरु थे, ये आपको याद रखने हैं। हम बात करते हैं जन्मभूमि की बात करें तो कटक उड़ीसा में है, यहाँ राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है कटक उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है। दल की बात करते हैं 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस से त्याग देने के बाद जो है इसी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, ये आपको याद रखना है। संबंधित लेख की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की, तो इसका हम बात करें संबंधित नेताजी की बात करें सुभाष चंद्र बोस की, संबंधित लेखक की बात करें तो क्या है लेखक, तो आज़ाद हिंद फौज इसने लिखा है, गांधी इरविन समझौता लिखा है, नेहरू समिति और फॉरवर्ड ब्लॉक, कैप्टन लक्ष्मी सागर, ये संबंधित लेख है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें जो है ये नेताजी के द्वारा कहा गया था, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं 5 जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में दिया था, दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में, ये आपको याद रखने हैं। इनकी जयंती की बात करें तो 23 जनवरी 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, यानी कि इसकी जयंती जो है 23 जनवरी 2021 से पहले सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है, और इसी का जो है नाम बदलकर 2021 से जो है 23 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन पराक्रम दिवस के रूप में अब मनाया जाता है, नाम बदल दिया गया है, ये आपको याद रखने हैं। कई सारे नाम में चेंजेस हुए हैं, ये भी आपको ध्यान ही है, तो वो नाम जो है चेंजेस होने वाले ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो याद रखने हैं। अब बात करते हैं रंगून और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के 2 मुख्यालय स्थापित किए थे, कहाँ पे? रंगून और सिंगापुर में। इंडियन स्ट्रगल की बात करते हैं 1920 से 34 नामक पुस्तक लिखी गई थी, इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपको छपने की प्रबल संभावना है। तो 1935 अधिनियम की बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 की। अगर आप कमेंट करते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो लुसेंट का हम जो है लुसेंट का निपटारा करेंगे बहुत ही जल्द। और बात कर लेते हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके में मोस्ट इम्पोर्टेंट सब टॉपिक जो है एक दिन जो है लॉर्ड जो है रिवीजन कर लेंगे। इसी तरह जो है करके हम बहुत सारे कई सारे जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो भारतीय संविधान का विकास जो हुआ था इसी के तहत हुआ था, ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर संविधान में जो है भारत में संविधान की देन जो है ज़्यादातर इससे 1935 के तहत ही अपनाए गए थे। अब बात करते हैं संघीय न्यायालय के गठन की व्यवस्था की बात करते हैं 1937 में गठित किया गया था, ये आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1935 अधिनियम के तहत 37 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। और भारत राज्य सचिव की परिषद की समाप्ति की बात करें, भारत राज्य सचिव की परिषद की समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। बात करें प्रांतों में द्वैध शासन जो है की समाप्ति, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था। प्रांत में जो है 1935 अधिनियम के तहत की हम बात करें तो 1935 एक्ट की तहत बात करें तो एक्ट के तहत हम बात कर लेते हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया था, लेकिन केंद्र में इसको चालू कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। मताधिकार का विस्तार लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया था। मताधिकार का विस्तार किया गया, लेकिन 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। महिलाओं को मताधिकार जो है 1920 के सबसे पहले मद्रास में दिया था। 1920 में सबसे पहले जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार
तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1920 में पहले मद्रास में दिया गया था। अगर देश की बात करें तो महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे पहले देश जो है न्यूजीलैंड है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधि का विस्तार जो है, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधि का विस्तार, दलितों, महिलाओं एवं मजदूरों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, ये आपको याद रखने हैं। संघीय विषय की केंद्रीय सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय बनाई गई थी शुरुआत में, ये आपको याद रखने हैं। 59, 54 और 36 आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए थे। बर्मा को जो है 1935 अधिनियम के तहत जो है, ये 1935 भारत शासन ने 1935 के तहत जो अलग कर दिया गया और तथा उड़ीसा और सिंध को दो नए प्रांत बना दिए गए। यह संविधान अनम्य था क्योंकि संशोधन का अधिकार केवल अंग्रेजी संसद को ही था। यह संविधान जो था अनम्य था क्योंकि संशोधन का अधिकार केवल अंग्रेजी संसद को ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेकों ब्रेक है किसे कहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 को 35 में कहा था, ये आपको याद रखने हैं। क्या कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो 1935 अधिनियम को कहा था यह इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेकों ब्रेक है, ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करें जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र भी कहा था, दास्ता का अधिकार पत्र भी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज की सवाल की हम बात करें तो आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको कमेंट करके इसका जवाब बताने हैं, तो इसका जवाब आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो बात कर लेते हैं आज के सवाल की। तो योग दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की है। तो किस भारतीय ने पहली बार योग को दुनिया के सामने किसी धर्म सम्मेलन में पेश किया था? यानी कि किस भारतीय ने पहली बार योग को दुनिया के सामने किसी धर्म सम्मेलन में पेश किया था? इसका जवाब जो आपको कमेंट करके बताने हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज के लिए ही इतना ही। बच्चों, बुजुर्गों और साथियों और अन्नदाताओं और सैनिकों का सम्मान करें, जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करें, किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी ना करें। तो बात करें दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।